इतिहास के पन्नों में कुछ व्यवस्थाएं ऐसी होती है जिन्होंने केवल शासन नहीं किया बल्कि समाज की सोच, शक्ति और जीवन शैली को ही गढ़ दिया। मध्य युग का यूरोप भी ऐसा ही एक व्यवस्था के साए में पला बढ़ा, सामंतवाद। राजा से लेकर सामंत, जागीरदार और किसानों तक एक पिरामिड नुमा समाज खड़ा हुआ, जहां भूमि ही शक्ति थी और वफादारी ही कानून। लेकिन क्या ये व्यवस्था सचमुच उतनी संगठित और स्थिर थी जितनी हमें दिखाई देती है, या ये बात के इतिहासकारों द्वारा गढ़ी गई एक व्याख्या है? इसी प्रश्न के साथ हम उस दौर में प्रवेश करते हैं जहां तलवारें सत्ता तय करती थी, भूमि सम्मान का प्रतीक थी और इंसान अपने जन्म से ही व्यवस्था की परिधि में बंधा रहता था। They're here! Run for your lives! The whole village is burning! Fealty. Rise, my... सामंतवाद वो शब्द है जिसका प्रयोग आज हम मध्य युग के पश्चिमी यूरोप की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थितियों को समझने के लिए करते हैं। मूल रूप से ये ऐसी व्यवस्था थी जिसमें एक भूस्वामी, जिसे सामंत कहा जाता था, अपने अधीन किसी जागीरदार को भूमि का एक टुकड़ा अर्थात जागीर प्रदान करता था। बदले में जागीरदार सामंत के प्रति वफादारी की शपथ लेता था और श्रम, सैन्य सेवा, धन या इन सभी का मिश्र प्रस्तुत करता था। भूमि के इस लेन देन में केवल संपत्ति का हस्तांतरण नहीं होता था, बल्कि शक्ति और दायित्वों का भी बंधन बनता था। दिलचस्प बात यह है कि मध्य युग में लोग स्वयं सामंतवाद जैसे शब्द का प्रयोग नहीं करते थे। यह शब्द लैटिन के फ्यूडम से निकला है, जिसका अर्थ है जागीर। 16वीं और 17वीं शताब्दी के इतिहासकारों ने पीछे मुड़कर मध्यकालीन समाज की कार्य प्रणाली को समझने के लिए इस अवधारणा को विकसित किया। उन्होंने दस्तावेजों, कानूनों और प्रथाओं का अध्ययन कर ये निष्कर्ष निकाला कि भूमि और वफादारी पर आधारित एक विशेष ढांचा उस समय की समाज व्यवस्था को संचालित कर रहा था। किंतु स्वयं मध्यकालीन यूरोप में कानूनन और परंपराएं क्षेत्र दर क्षेत्र भिन्न थी। इसलिए आज कई इतिहासकार मानते हैं कि सामंतवाद शब्द उस जटिल वास्तविकता को अत्यधिक सरल बना देता है जो उस समय मौजूद थी। यदि हम इसकी उत्पत्ति की ओर देखें तो इसकी जड़ें 5वीं शताब्दी में रोमन साम्राज्य के पतन के बाद की अव्यवस्था में मिलती है। केंद्रीय शासन के कमजोर पड़ते ही पश्चिमी यूरोप छोटे छोटे क्षेत्रों में बंट गया। 8वीं और 9वीं शताब्दी में कैरोलिंगियन शासकों, विशेषकारों शारलेमेन ने कुछ समय के लिए एकता स्थापित की, परंतु उनके बाद फिर विखंडन और असुरक्षा का दौर शुरू हो गया। पड़ोसी राज्यों के हमले, लुटेरों का आतंक और वाइकिंग्स जैसे विदेशी आक्रमणकारियों का खतरा आम बात थी। ऐसे में साधारण लोगों ने सुरक्षा के लिए शक्तिशाली स्थानीय सामंतों की शरण ली। बदले में उन्होंने वफादारी और सेवा का वचन दिया। इसी प्रक्रिया ने भूमि और सुरक्षा के आदान प्रदान पर आधारित संबंधों को मजबूत किया और सामंतों का स्थानीय नियंत्रण बढ़ता चला गया। बाद में विद्वानों ने इन संबंधों की कानूनी जड़ों को खोजने के लिए मध्यकालीन दस्तावेजों का अध्ययन किया। लिब्री फ्यूडोरम जैसे 12वीं शताब्दी के कानूनी संकलनों में जागीरों से संबंधित नियमों का उल्लेख मिलता है। 18वीं और 19वीं शताब्दी में मोंटेस्क्यू और एडम स्मिथ जैसे विचारकों ने इस अवधारणा को और व्यवस्थित रूप दे दी। उनके लेखन ने सामंतवाद को एक संपूर्ण सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था के रूप में लोकप्रिय बना दिया, जो मध्यकालीन यूरोप की पहचान बन गई। पारंपरिक दृष्टिकोण के अनुसार सामंतवाद एक कठोर पिरामिड नुमा संरचना थी। सबसे ऊपर राजा होता था, जो भूमि का सर्वोच्च स्वामी माना जाता था। वो अपनी भूमि को विभिन्न कुलीनों और पादरियों में बांट देता था। ये कुलीन बदले में भूमि के हिस्से अपने जागीरदारों को सौंपते थे, जो सैन्य सेवा और राजस्व के माध्यम से अपने स्वामी के प्रति निष्ठा निभाते थे।
यह संबंध केवल मौखिक नहीं होता था, इससे एक औपचारिक समारोह में पक्का किया जाता था, जिसे श्रद्धांजलि या होमेज कहा जाता था। इस समारोह में जागीरदार घुटनों के बल बैठकर अपने स्वामी के प्रति वफादारी की शपथ लेता था और बदले में उसे सुरक्षा और अधिकार मिलते थे। इस पिरामिड के निचले हिस्से में किसान थे, जिनमें स्वतंत्र श्रमिक भी शामिल थे और दास या विलेन भी। दास भूमि से बंधे होते थे, वे ना तो भूमि छोड़ सकते थे और ना ही स्वतंत्र रूप से जीवन जी सकते थे। वे अपने लिए भोजन उगाते थे और साथ ही अपने स्वामी के लिए भी उत्पादन करते थे। आधुनिक इतिहासकार सामंतवाद और मैनोरियल व्यवस्था में अंतर करते हैं। सामंतवाद मुख्यतः जमींदारों और जागीरदारों के बीच संबंधों को दर्शाता है, जबकि मोनेरियलिज्म किसानों और जमींदारों के बीच आर्थिक संबंधों को समझता है। समय के साथ यह व्यवस्था बदलने लगी। 14वीं शताब्दी तक यूरोप में बड़े कस्बों और शहरों का विकास हुआ, व्यापार बढ़ा और राष्ट्र राज्यों की अवधारणा मजबूत होने लगी। युद्धों और महामारियों, विशेषकर ब्लैक डेथ, ने जनसंख्या को बुरी तरह प्रभावित किया, जिससे श्रम की कमी हुई और किसानों की स्थिति अपेक्षाकृत मजबूत हो गई। भूमि स्वामित्व की जटिलता और आर्थिक बदलावों ने सामंती संबंधों को धीरे धीरे कमजोर कर दिया। आज का इतिहासकार सावधानी बरतते हुए कहते हैं कि सामंतवाद शब्द का उपयोग एक व्यापक और विविध वास्तविकता को एक सरल ढांचे में बांधने का प्रयास है। 1974 में इतिहासकार एलिजाबेथ A.R. ब्राउन ने इसे एक रचना बताया, एक ऐसा विचार जिसके बाद विद्वानों ने मध्यकालीन समाज को समझने की सुविधा के लिए गढ़ा। उनके अनुसार मध्य युग का जीवन इतना विविध और बहुआयामी था कि उसे किसी एक शब्द में समेटना संभव नहीं। फिर भी यदि हम उस समय के समाज को समझने का प्रयास करें तो सामंतवाद एक उपयोगी दृष्टिकोण प्रदान करता है। यह हमें दिखाता है कि एक मजबूत केंद्रीकृत सरकार के अभाव में भूमि, शक्ति और वफादारी किस प्रकार आपस में जुड़कर समाज की संरचना बनती है। ये केवल मध्यकालीन यूरोप की कहानी नहीं, बल्कि इस बात की भी कहानी है कि इतिहास को समझने के लिए हम किन अवधारणाओं का निर्माण करते हैं। इस प्रकार सामंतवाद केवल अतीत की एक व्यवस्था नहीं, बल्कि इतिहास की व्याख्या का एक दर्पण भी है, जिसमें हम न केवल मध्य युग को देखते हैं, बल्कि उन विचारों को भी पहचानते हैं जिन्होंने उसे समझने का प्रयास किया हो। तो ऐसी ही और जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ।